हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। ये क्लास 10 की मैथ्स की क्लास है। आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए इसे पढ़ते हैं। पहले इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। भूमिका। आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसा नीचे दी गई है। देखिए, कोई कंडीशन दी गई है, कोई भूमिका बताई गई है, कोई कहानी टाइप से है। अखिला कोई लड़की है, अपने गांव में के एक मेले में गई। वह एक चरखी जायंट व्हील की सवारी, जो बड़ी वाली चरखी होती है ना, गोल वाला झूला बड़ा वाला, उस पर सवारी करना चाहती थी। और हुपला, एक खेल जिसमें आप एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर वलय, रिंग, जिसको रिंग कहते हैं, रिंग फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती थी। आप लोग जानते होंगे इस टाइप का एक गेम। सामान रखे रहते हैं, उसके ऊपर छल्ला फेंका जाता था। वो चीज़ अगर छल्ले के अंदर आ जाती थी तो वो चीज़ उसे दे दी जाती थी। तो उसे हुपला कह रहे हैं। ये खेलना चाहती थी वो लड़की। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी जितनी बार उसने हुपला, ये छल्ला फेंकने वाला गेम, जितनी मान लिया 10 बार खेलने गई तो उसने उसकी आधी बार यानी 5 बार, अगर 10 बार हुपला खेला तो 5 बार वो, अगर 50 बार हुपला खेला तो 25 बार सवारी की। कहने का मतलब है कि जितनी बार भी हुपला खेल खेला उसके आधी बार चरखी की सवारी की, बड़े वाले झूले पे बैठी। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। तो देखिए, यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं इस घटना को लेके। आप लोग क्या समझ रहे हैं इसे? यानी उसने कुल 20 रुपये खर्च किए और हर बार चरखी यानी बड़े झूले पे बैठने के लिए, गोल वाले पे, क्या किया, उसको 3 रुपये देने पड़ते थे। और हुपला, वो छल्ला फेंकने वाले गेम के लिए 4-4 रुपये देने पड़ते थे। और ये तो एक कंडीशन हो गई, एक बता दी गई, इतना 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 रुपए देना पड़ता था और टोटल इतना दिया। ठीक है। और पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार चरखी पे झूला झूली। अब बताइए कैसे बताएंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, अगर उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। अब हमें यहाँ पे क्या मालूम है, एक बार चरखी पे बैठने में कितने रुपए लगे और एक बार हुपला खेलने में कितने रुपए लगे। और एक बात ये भी मालूम है कि कुल जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार जो है चरखी की सवारी की। ये देखिए, यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है इस तरह से। अब देखिए आगे इसको बता रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप लोग पहले इसे समझ लीजिए। हो सकता है कि आप इसे ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्थितियां लेकर चलें। उसने एक बार सवारी की, क्या यह संभव है? उसने एक बार सवारी की, क्या यह संभव है? क्या यह भी संभव है कि उसने 2 बार सवारी की, इत्यादि। इस तरह से लोग सोच सकते हैं। अच्छा, एक बार किया होगा तो 2 बार वो किया होगा। ठीक है। अगर 2 बार किया है तो उसे कितनी बार, तो ऐसे बार बार रैंडम नंबर्स लेके हम लोग चेक कर सकते हैं। ये अपना एक तरीका है। अथवा आप क्लास 9 के ज्ञान का उपयोग करते हुए इन स्थितियों को 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों पर निरूपित कर सकते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये 9th में भी पढ़ाया गया होगा। आइए इस प्रक्रिया को समझें। ठीक है। देखिए, अब यहाँ से मेन समझने वाली बात आ रही कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को x, अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या को x तथा उसके द्वारा हुपला खेल खेलने की संख्या को y से निरूपित कीजिए।
यानी अब हमने ये मान लिया कि अखिला कितनी बार सवारी करती है, x बार, और हुपला कितनी बार खेलती है, y बार। ठीक है, हुपला कितनी बार सवारी कितनी बार करती है, सवारी x बार करती है, और चरखी पे हुपला कितना खेलती है, देखिए लिखा भी है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, हुपला बराबर y मान लिया। ठीक है, ये हो गया। अब दी हुई स्थिति को दो समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। y बराबर 1/2x, ये देखिए पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये है ना, ये पहला समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1, यहाँ पे ये बना लिखा भी है। ठीक है, और 3x + 4y बराबर 20, ये हो गया। ठीक है, अब ये दो जो शर्तें बताई गई उसी से है। अब ये वाला क्यों है, ये देखिए y किसको माना था, हुपला खेलने की संख्या को, x किसको माना था, सवारी करने की संख्या को। तो ये बताया गया था कि जितनी बार हुपला खेला y, ठीक, उसका आधा, सॉरी क्या बताया था कि जितनी बार हुपला खेला, हाँ हुपला क्या है, y, उसका आधा जो है बार जो है ये खेला इसने। 1 मिनट में देख लूँ, ज़रा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या बताया था, हाँ जितनी बार उसने हुपला खेला, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, तो हुपला खेलने को किससे दर्शा रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ लिखा हुआ है बुक में। या तो x और y को आपस में अलग अलग मानेंगे, यानी सवारी करने की संख्या को y माने और हुपला खेलने को x माने, क्योंकि यहाँ पे उल्टा आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये पहला इक्वेशन जो बनना चाहिए ये बनना चाहिए x = 1/2y, क्योंकि y क्या है, y यहाँ पे दिया गया है हुपला खेलने की संख्या, और हुपला कितनी बार खेला जाएगा ये कंडीशन में पहले बताया गया है कि सवारी हुपला जितनी बार खेला गया उसकी आधी बार सवारी की गई, यानी सवारी कम बार की गई होगी, हुपला ज़्यादा बार खेला गया होगा। तो हुपला का आधा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हुपला y है तो y का आधा यानी 1/2 होना चाहिए, y का आधा बराबर x होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, बहरहाल ये विधियाँ हैं। इसी तरह से आगे दो चरों के और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है कि इसका व्यापक समीकरण होता है x + by + c। ठीक है, ये लिखा है ना, ये देखिए, जिसको हम यह भी जानते हैं कि वह समीकरण जिसको ax + by + c के रूप में रखा जा सकता है, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं और ये मतलब शून्य नहीं, ये सारी उसकी कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग अभी ये सब किए होंगे पहले से भी, बहुत इजी है, इसको दोबारा बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ज्यामितीय दृष्टि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे समीकरण दिया गया है ये जो है ग्राफ पेपर पे इसकी प्लॉटिंग की जा सकती है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में मोटे में लिखा है, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली संख्या पर स्थित एक बिंदु होता है। समीकरण का प्रत्येक हल, समीकरण का हल कैसे होता है, जब समीकरण का पूरा मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x और y के उन मानों के लिए वह एक हल होगा। ठीक है, एक बिंदु होगा वह जो उस संख्या पर जो उस रेखा पर, उस समीकरण से होकर जाने वाली रेखा, ये ग्राफ बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। आगे देखिए, ये सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये है, a1x + b1y + c1। ठीक है, और दूसरा क्या है, a2x + b2y + c2 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है,
कि ये जो a1 जो दिया गया है, a1 का मतलब है पहले समीकरण का a यानी x का गुणांक, और a2 का मतलब है दूसरे समीकरण का x का गुणांक, और इससे कोई ज़्यादा नहीं है। बस समझिए, एक क्या है x का गुणांक, b क्या है y का गुणांक, c क्या है कोई अचर राशि। ठीक है, और आगे क्या बताया गया है, जहाँ a1 b1 ये सब जो है सभी वास्तविक संख्याएं हैं, a² प्लस b1 स्क्वायर जो है ये शून्य नहीं होगा, a2 b2 का स्क्वायर जो होगा इसका योग शून्य नहीं होगा। सब सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ये सब दोनों बिंदु रेखा प्रतिच्छेद, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग सीधे आते हैं, इसको सॉल्व करने को बता रहे हैं। चलिए अब सीधे आते हैं, उदाहरण देखते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला कोई लड़की है जो कि एक स्टेशनरी की दुकान पे गई। स्टेशनरी जहाँ कॉपी किताब पेंसिल रबड़ मिलता है, ये सब स्टेशनरी की दुकान होती है, कि दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, पहली कंडीशन देखिए, 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी ज्यामितीय ग्राफ पेपर पे दिखाइए, रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 2 कंडीशन दे दी गई। एक में टोटल 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदा गया, दूसरे में टोटल 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा गया। तो अब देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम पहले मान लेंगे कि पेंसिल और रबड़ को कुछ उनको नाम दे देंगे, चर राशियाँ दे देंगे, x और y वेरिएबल। आइए एक पेंसिल का मूल ₹x तथा एक रबड़ का मूल ₹y मान लें। तब बीजगणितीय रूप निम्न समीकरणों द्वारा दे है। तो पहली कंडीशन जो देखिए बताई गई थी उसमें क्या गया था, ये देखिए 2x, 2 क्या था, 2 पेंसिल खरीदी थी ना, टोटल कितने में, ये देखिए 9 रुपये में लिया था। ठीक है, और पेंसिल x क्या बता रहा है, पेंसिल को, और कितनी ली थी, 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल का दाम प्लस 3 पेंसिल का दाम, 3 रबड़ का दाम, ये y रबड़ है, 3 रबड़ों का दाम जो है ये होना चाहिए 9 रुपये के बराबर। तो ये पहला समीकरण हो गया हमारा। ठीक है, और इसी तरह से क्या बताया गया था, 4 पेंसिल, x मतलब पेंसिल, और 4 पेंसिल का दाम प्लस 6 रबड़ का दाम 6y, ये कितना था, 18 था। तो ये हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये हमने लिख लिया। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए आगे बता रहे हैं, इनका तुल्य ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम प्रत्येक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। अर्थात हम प्रत्येक समीकरण के 2 हल प्राप्त करते हैं। तो अब पहले तो ग्राफी विधि बता रहे हैं, ग्राफ के द्वारा इसको कैसे ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। तो 2 समीकरण देखिए, x और y के रूप में हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया। ठीक है, ये पहली वाले के लिए और ये दूसरे वाले के लिए, ये देखिए। ठीक है, ये पहले के लिए है, पहली जो 2x + 3y = 9 था उसके लिए, और ये इसके लिए है। ठीक है, तो इससे क्या है, यहाँ पे देखिए x का मान रखा है इन्होंने, अपनी तरफ से रखा जा रहा है। अभी एक का मान रखेंगे अपनी तरफ से, दूसरे का निकल आएगा। ये चीज़ कैसे मिल रही है, ये हमें पक्षांतर करके मिल रही है। किसको, इसी जब इन समीकरणों को पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे, तो वो अपने आप इस तरह से बन जाएगा। तो x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर, ये कैसे हो जाएगा भाई, y क्या था समीकरण, 2x + 3y था ना, समीकरण था हमारा पहला 2x, देखिए कैसे मिला है ये भी बता दे रहा हूँ, 3y = 9, ये था ना। तो ये देखिए यहाँ 9 - 2x है, तो इस 2x को पहले, तो क्योंकि इसके साथ इधर है, हमें y का निकालना है, तो इसको इधर सेंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा। इधर 3 जो बचेगा ये गुणे में है, तो यहाँ आके भाग में हो जाएगा। तो y बराबर ये चीज़ आ गई हमारी।
ठीक है। इसी तरह से दूसरे में पक्षांतर कर लिया गया है। अब ये दो बिंदु हमें मिल गए, एक क्या हो गया एक्स वाई, एक में क्या मिला, ये मिल गया 0 और 3, दूसरे में क्या है 4.5 और 0, इसमें 0 3 और इसमें 3 और 1 ये मिल गए। तो ग्राफ पेपर पे ये दो बिंदु हमने माने, उन पे ऊपर एक हमने लाइन खींच दी। तो ये लाइनें देखिए एक ही जगह से, दोनों लाइनें एक ही हैं, आगे बस बढ़ गई हैं, यानी कुल मिला के हम देखेंगे तो लाइन एक ही होगी। अब देखो यहाँ बता भी रहे हैं, हम इन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं और रेखाएं खींचते हैं। हम पाते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए कि दोनों समीकरण तुल्य हैं। जब समीकरण तुल्य होंगे यानी एक ही जैसे होंगे तो क्या होगा, वो समपाती हो जाएंगी, रेखाएं एक ही बन जाएंगी। ये फिगर यहाँ पे है, ये देखिए आप लोग अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। दो रेल पटरियाँ इतना इतना ये दी गई हैं, इनको भी समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। रेल पटरियाँ यानी रेल पटरी सीधी होती, लाइनें होती हैं, तो उनके समीकरण दिए गए हैं और निरूपित करना है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक्स और वाई का मान किया और इस तरह से फिर हमें ये देखिए रेल की पटरियों के रूप में यहाँ पे मिल गई, ये है। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 3.1, ये पहली एक्सरसाइज और इसमें सिर्फ देखिए 3 क्वेश्चन हैं, ये देखिए, है ना। यहाँ पे मैं आपको कोई एक क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले उसकी लड़की की जो एज थी, उम्र थी, उससे वो 7 गुना ज़्यादा था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। क्या यह मनोरंजक है, ये पूछ रहे हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय यानी समीकरण रूप में दिखाना है और उस रूप में भी दिखाना है, ग्राफ पेपर पे भी दिखाना है। दूसरा देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में दिखाइए, ठीक है। फिर है 2 किलो सेब और 1 अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में दिखाइए। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ ये बताइए। मैं सोच रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कंडीशनें लिखी हुई हैं। इसको क्या करना है, नीचे देखिए, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है कि सिर्फ हमें समीकरण बनाना है। हालांकि यहाँ पे हम हल करके भी दिखा देंगे। बीजगणितीय रूप का मतलब है समीकरण में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ पेपर पे दिखाना है। तो ग्राफ पेपर तो यहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्रेजेंट करना बताऊँ। तो पहली कंडीशन क्या दी गई है, 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी उसका जो आफताब है फादर, वो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी से 7 गुना ज़्यादा एज का था, 7 साल पहले 7 गुना ज़्यादा था, और कह रहा है 3 साल बाद मैं सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो अभी की आयु क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है कि दोनों की अभी की आयु क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर एक्स, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई। तो ये दो चीज़ें हमने मान ली हैं। अब क्या करेंगे, पहली कंडीशन देखेंगे। क्या कह रहा था, 7 साल पहले, ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अभी की आयु अगर किसी की x है तो 7 साल पहले क्या होगी, अभी की आयु -7। अभी अगर 10 साल है तो 7 साल पहले 3 साल का था। तो अभी की आयु अगर आफताब की कितनी है, कंडीशन देखिए कैसे समीकरण बनाएंगे। आफताब की अभी की आयु क्या माना है, x, 7 साल पहले कितनी होगी इनकी, -7, 7 साल घटा दिया, ठीक है।
ये कह रहे हैं ये जो थी ये क्या थी, ये बराबर थी उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना। तो पुत्री की आयु कितनी, अभी कितनी है y, ठीक, और 7 साल पहले पुत्री की आयु, तो 7 साल पहले की आयु देखेंगे, 7 साल पहले की आयु कितनी होगी y - 7, ये अभी की आयु और ये -7 यानी 7 साल पहले की आयु। लेकिन 7 साल पहले की आयु और ये इन दोनों की बराबर नहीं थी, इसका पुत्री की आयु का 7 गुना था। ये देखिए, ये हमारा पहला समीकरण बनता नजर आ रहा है। तो इसको अभी और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, x - 7 इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे 7y - 7 × 7 49, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस, इसको इधर ले आएंगे और ये नंबर इधर कर लेंगे, x - 7y इज इक्वल टू -49 और माइनस ये इधर आके प्लस हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू, इसमें से 49 में से 7 जब माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेगा दोनों, तो कितना हो जाएगा -42, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए इसको इधर करके 0 के रूप में भी लिख सकते हैं, पहला समीकरण कर लिया इसको। दूसरी शर्त, द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या बता रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, तो अभी की आयु कितनी है x आफ्ताब की, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 3। तो क्या कह रहे हैं कि लड़की की आयु यानी y, तो 3 साल बाद है तो +3 हो जाएगी, ठीक। लड़की, अब ये लड़की की आयु, पुत्री की आयु 3 साल बाद की हो गई, इसका 3 गुना है। तो इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, 3 3 का 9, x + 3 इज इक्वल टू, इसको हाँ 1 मिनट, ये हो गया x, इसको इधर ले आएंगे -3y इज इक्वल टू 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6, ये माइनस हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2, ठीक है। अब ये तो देखिए, ये तो हमारे वो मिल गए ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का तरीका, लेकिन अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व भी कर लें तो क्या होगा, बढ़िया होगा। सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक ही समीकरण से y के टर्म में मान निकाल लें, या तो दोनों को आपस में सॉल्व कर लें। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। x - 7y इज इक्वल टू -42, दूसरा क्या होगा x - 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह सेम है, इनको हमने इस तरह किया, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ठीक है। हाँ तो देखिए अब क्या होगा, ये x था, ये x था, सेम था, कट गया, और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है और ये प्लस हो गया है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, 7 में से 3 गया, 4, ये माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, ये 42 क्योंकि ये माइनस माइनस है, सेम है, प्लस होगा, और ये कितना हो जाएगा 48, और सिंबल क्या होगा माइनस, तो हम सिंबल दोनों के हटा सकते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये किया, ये इज इक्वल टू 48, y बराबर क्या होगा 48/4, कितनी बार जाएगा 12 टाइम, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 48 यानी y हो गई 12, लड़की की उम्र क्या हो गई 12 साल, ठीक है। अब किसी एक समीकरण में हम मान रख दें, ठीक है। मान लीजिए दूसरा वाला छोटा लग रहा है दिखने में, तो x - 3y इज इक्वल टू 6 में y का मान रखने पर, ठीक है, ये रखा x - 3 × 12 इज इक्वल टू 6, x माइनस ये हो गया 12 तिहाई 36 इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा x बराबर
6, ये इधर गया प्लस हो गया 36, कितना हो जाएगा x बराबर 42, 36 और 6 42 साल। तो ये हमारे आ गए, आफ्ताब की एज ये हो गई और पुत्री की एज ये हो गई, ये आंसर हो गया हमारा। देखिए इसको, ये दो समीकरण जो बने थे हमारे, इनको ज्यामितीय रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए देखिए दो टेबल बनाएंगे, एक पहले समीकरण की, एक दो समीकरण है, दोनों को दिखाना है, रेखाएं दिखानी है। ठीक है, तो पहला समीकरण बनाने के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, इसके कुछ मानों को हमें दिखाना होगा। ये टेबल बनाई, ठीक है। अब एक तो x हो गया, दूसरा y का मान निकालना है। दोनों के सबके मान इक्विवेलेंट हमें करने होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये x से कुछ मान हम रखेंगे, 0 इतना इतना, ठीक है। उस पे हमें y के क्या मान मिलते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि x से ही y का मान निकलेगा तो समीकरण हमें पहले रखना पड़ेगा, एक मान रखेंगे तब उसके सापेक्ष हमें दूसरा मान मिलेगा। तो पहले समीकरण के लिए टेबल बन रही है, इसके लिए देखिए क्या होगा, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तब y के लिए एक छोटा समीकरण मिलेगा जिससे हम इसका मान, जैसे हमने यहाँ 0 रखा, एक का मान रखने पे दूसरे का मिलेगा। तो y का कैसे मिलेगा, इस समीकरण से क्या हो जाएगा, -7y बराबर -42, और x क्या है, इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -y बराबर -42 माइनस x अपॉन 7, माइनस से गुणा कर देंगे तो y बराबर, ये देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, y बराबर पूरे में प्लस हो जाएगा 42 प्लस x अपॉन 7, क्या हो गया, y बराबर 42 प्लस x अपॉन 7। तो 0 पे जब हम ये रखेंगे तो ये चीज़ यहाँ से हमें सॉल्व होके मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखें अगर हम इसमें पहले इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान तो 0 हो गया, यानी बचा क्या 42 अपॉन 7, यही हो गया हमारा y का मान। तो 42 अपॉन 7 होगा क्या, 6 सत्ते 42 बराबर 6। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके लिए हम क्या करें, x का मान कर लें, चलिए क्योंकि नीचे बटे में 7 है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं 7 के मल्टीप्लायर में करते हैं, क्योंकि देखिए x का मान अगर हम 2 करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 बटे 7 करेंगे तो ये दशमलव में आने लगेगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं 7 7 ही जोड़ के बढ़ते हैं, ये अपना एक दिमाग लगाना पड़ता है समीकरण को देख के, आप लोग भी ऐसे करिएगा। तो अब 7 पे लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 42 और प्लस 7 हो जाएगा x का मान, 42 7 49। ठीक है, तो 49 जब हो जाएगा तो ये हो गया 49 अपॉन 7, तो क्या होता है 7 सत्ते 49। ठीक है, फिर एक बढ़ा दें, 14 कर दें अगर, ठीक है, तो 49 42 और 14 कितना हो जाएगा, 42 10 52 4 56, 8 सत्ते 56, ये हो गए 3 मान हमने निकाल लिए, इतने काफ़ी हैं। इसी तरह से अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं, ये देखिए ये वाले के लिए x माइनस 3y बराबर 6, इसके लिए देखते हैं ये। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, x बराबर, सॉरी y का निकालना है, यहाँ तो x हो गया, ये y बराबर क्या हो जाएगा, -3y बराबर 6 माइनस x, तो माइनस y बराबर 6 माइनस x अपॉन 3, y बराबर, ये माइनस से चेंज हो जाएगा, गुणा कर देंगे, x माइनस 6 अपॉन 3, x माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, तो ये 0 के लिए रखा। ठीक है, x का मान 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, -6 अपॉन 3। ठीक है, तो 3 दूना 6, यानी ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर इसके लिए क्या करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 के गुणे में हम लोग करें अगर तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ क्या होगा, 3 माइनस 6 अपॉन 3, 3 माइनस 6 यानी -3 अपॉन 3 इक्वल टू -1, ये हो गया एक मान। फिर नेक्स्ट मान क्या हो जाएगा हमारा, 6 रख लें तो 6 माइनस 6 होगा 0, 0 अपॉन 3 क्या होगा, 0 अपॉन 3 यानी 0। ठीक, फिर क्या होगा,
9 कर लें, 9 माइनस 6/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर क्या कर ले, 12 माइनस 6, तो ये हो गया 6/3 बराबर 2। ठीक है, तो ये इतने मान मिल गए। क्या मिला हमें, एक्स एंड वाई क्या मिला, इस तरह से एक्स वाई बराबर कौन कौन सा, ये दो बिंदु मिल गए हमें। ठीक है, इसको किस तरह से हमें ग्राफ पे दिखाना है, -2, ये क्या हो गया 3 और 1, सॉरी -1, 3 - 1। ठीक है, और क्या होगा 6 0, और इसके लिए क्या है 9 और 1, इसके लिए 12 और 2, ये हो गया। और इसके लिए क्या क्या मिले, एक्स वाई 0 और 6, इसके लिए क्या मिला 7 7, इसके लिए क्या मिला 14 और 8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर आप खट से लाइएगा तुरंत, और क्या करिएगा, एक यहाँ पे इस तरह से, अब यहाँ पे मैं इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ एक अंदाज से। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये सब आप लोग जानते हैं पहले से। ठीक, ये हो गया हमारा मूल बिंदु जिसको 0 0 भी कहा जाता है या ओ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 तक हमें मिल रहा है, इसलिए हमने 12 तक किया। 12 नहीं, शायद ज़्यादा मिल रहा है, 14 तक मिल रहा है। सॉरी, मैं थोड़ा सा और इसको वो करता हूँ, गलत जगह बन गया। इसका ग्राफ का और छोटा छोटा कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बना लिया है ग्राफ के फॉर्म में। पहली जो लाइन थी हमारी वो क्या थी, उसमें पॉइंट्स हमें मिले थे। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर 0 6 7 7 और 14 और 8। पहला मान x का होता है, तो देखिए पहले 0 0 को प्लॉट करें। x का मान 0, यानी इधर हमें नहीं बढ़ना है। ठीक है, x का मतलब होता है इस तरह से बढ़ना दोनों साइड, इधर प्लस में इधर माइनस में। y का मतलब ऊपर और नीचे बढ़ना। ठीक, तो x का मान 0 है पहला, तो इधर कुछ नहीं बढ़ेंगे, ना इधर ना इधर, यहीं पे रहेंगे। y ऊपर 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, पहला बिंदु ये मिला, एक हो गया। 7 7, ठीक है, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। इसको हमने क्या लिखा 0 6, और 7 इधर भी 7 ये है। ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे सीधा अगर, तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा हमें, दोनों जहाँ पे कट कर रहा होगा, ये हो गया 7 7। ठीक है, दूसरा बिंदु फिर क्या है 14 और 8, x के रूप में 14 और इधर 8। ठीक है, यानी ये यहाँ पे आएगा इस तरह से, ये बिंदु यहाँ पे कहीं आएगा। ये हो गया हमारा 14 और 8। ठीक है, तो अब इसको जब हम तीनों को इस तरह से मिला दें अगर, अभी क्योंकि हमने हाथ से बनाया है बहुत सीधी लाइन नहीं बनेगी, ये हमारी पहली लाइन हो गई। इसके ऊपर इसका समीकरण लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए ये पहली लाइन हो गई। और अब दूसरा पॉइंट हमें जो मिला था वो क्या था 0 -2 3 -1 6 0 9 1 और 12 2, ये थे। इनको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। x 0 हो गया, y -2 है, यानी 1 2 नीचे की ओर। ठीक है, -2 मतलब नीचे की ओर। ठीक है, ये सब चीज़ें ग्राफ आपने बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए अगर नहीं मालूम है तो। उसके बाद ये पहला पॉइंट हो गया इस दूसरे लाइन का 3 -1 यानी x प्लस में 3 1 2 3 और -1 यानी यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये मिला हमारा दूसरा पॉइंट, ये -1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 -1। और तीसरा क्या है 6 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 6, ये 6 हो गया और 0 यानी y के ऊपर नहीं बढ़ना, यानी यहीं पे हो गया पॉइंट। 6 और 0 हो गया, 1 2 3 पॉइंट मिल गए। 9 7 8 9 ये हो गया, 9 और 1 यानी यहाँ पे हो गया ये इसके सीध में, ठीक है। और 12 ये है हमारा, और 2 1 एंड 2 ये हो गया 12 2, और ये हो गया था हमारा 9 एंड 1, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक लाइन हमें इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो हैं, ये दो चीज़ें हमें मिल रही हैं, ओके। तो यहाँ पे फिगर में क्योंकि हमने बनाया ग्राफ इस तरह से, देखने में तो हो सकता है तिरछा लग रहा है, लेकिन मे भी ये समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। जहाँ तक क्यों समांतर हो सकती हैं, इनके मान क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ निकली हैं। फिगर में जब देखेंगे आप, ग्राफ पे बनेगा तो जहाँ तक ये समांतर बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। आप लोग ग्राफ पेपर लेके उस पर अच्छे से मेज़र करके बनाइएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करिए।